हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी सर पटना खेमनी चक से। और आज हम लोग 70 में 70 सीरीज का चैप्टर 8 का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि MVVI होगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, टेलीग्राम टॉपर फिजिक्स के नाम से इस पे ज्वाइन हो जाइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसको भी सेव कर लीजिएगा बच्चों। और ये हमारा न्यू वाला एमिंग हाई ऐप है, आप चाहेंगे तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाला न्यू एमिंग हाई ऐप ऐसा दिखेगा प्ले स्टोर से। हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग, आप लोग किन्हीं किन्हीं को फॉलो कर लेते हैं। टीचर को फॉलो कर लीजिएगा, ज्ञान मोटिवेशन थोड़ी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तैयार हो जाइए ना। सबसे पहला क्वेश्चन, बेतार का जो तार था उसको किन्होंने बनाया था, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये तो हर किसी को पता है कि मार्कोनी सर। 21 का सही आंसर मेरे बच्चों सी होगा, मार्कोनी। बिना तार के कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के जरिए रेडियो वगैरह चलाते हैं, देखते हैं तार नहीं ना जोड़ते हैं, ऑटोमेटिक आता है वेव और उसके बाद एंटीना पकड़ लेता है। तो हमारा मार्कोनी था। 21 के बाद नेक्स्ट बच्चों 22 देखिए। पानी को शुद्धिकरण के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं? तो 22 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों बी। 22 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। देखिए, यूज वाला टॉपिक ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में भी आता है कि यूज वाला और एक रेंज वाला। रेंज मतलब किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहां से कहां है, यानी या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहां से कहां है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर मेरे बच्चों बी होगा। 23 में बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? 23 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा ए हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। ये ठीक है। नेक्स्ट 23 के बाद 24 यूज वाला क्वेश्चन बहुत आता है। कौन पौधा घरों में उपयोग होता है, यानी कि ग्रीन हाउस में? तो 24 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा हो जाएगा डी, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको याद करने वाला, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए कौन सा तरंग यूज करते हैं? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा अवरक्त इंफ्रारेड रेज। ठीक है बच्चों, मसल्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आगे देखिए। प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में किसके उपयोग हो जाती है, की जाती है? तो 26 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा ए हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी रेज। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आगे। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए पहले इसका आप आंसर बताइए जल्दी से, आराम से कमेंट बॉक्स में आराम से बताइए। चलिए हो गया, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विस्थापन धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा का तो एसआई मात्रक बताता हूं बच्चों, लेकिन स्टूडेंट मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर इतना लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे हमसे कई बार पूछते हैं कि सर लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन है, समझ में नहीं आता है कि कैसे करके दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करे। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ का एक पार्ट है बच्चों, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और कभी कभी तो आप लोगों के लाइफ में इसलिए बहुत अधिक डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि आप उन चीजों को वैल्यू दे रहे हो ना जिसको मतलब वैल्यू की अभी जरूरत ही नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे या अगर कोई मुझसे स्टूडेंट पूछता है, तो मैं तो साफ स्टूडेंट को बोलता हूं, भाई देखो, अगर अपने फैमिली परिवार के अलावा अगर किसी चीज को वैल्यू देना है तो वो मात्र 3 चीज है जिसे आप वैल्यू दे सकते हो। पहला, सबसे जरूरी, पहला अपने शरीर को, क्योंकि इसी शरीर में आप रहते हो। एक बार हॉस्पिटल जा चले जाओ, देख लो बीमार से बीमार लोग जो पहले हाथी थे आज बेड पे सोए हुए, चला भी नहीं जाता है। तो शरीर को ध्यान दो, 1 घंटा डेली एक्सरसाइज हो सके तो करो, योगा करो, जो भी आपसे बनता है। उसके बाद दूसरा, समय को, टाइम को दो। टाइम को आप कम कीमत समझोगे, पैसे की वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। टाइम का कीमत समझो ना, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। जितना हो सके अभी आपको जो काम मिला उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करो। जैसे अभी आपको पढ़ने का काम मिला, उसे अच्छे से पूरा करो। कल शादी होंगे, पत्नी को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को, उसको अच्छा से करना, या जो भी काम मिला, तो आप अपने समय को, जो प्रेजेंट में जो समय दिया गया उसकी वैल्यू करो और उसमें अच्छा करो, बेहतर करो। ठीक है। और तीसरा मेरे बच्चों, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे सच्चे दिल से सच में बहुत प्यार करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन, कहने का मतलब विदाउट तोल मोल, बिना किसी तोल मोल के, जो सिर्फ आपसे प्यार कर रहे हैं, आप एक इंसान से प्यार कर रहे हैं, जिनको ना आपके रूप रंग, ना आपकी काबिलियत, ना आपके पैसे, ना आपके ओहदा से मतलब हो, जो सिर्फ आप पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू करो। ये 3 चीज की वैल्यू करो। इसके अलावा आलतू फालतू का डिस्ट्रैक्शन पालने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका लाइफ सही हो जाएगा, सब काम भी करोगे, सफलता भी मिलेगा।
क्वेश्चन देखिए, विस्थापन धारा का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो देखिए कोई भी दुनिया में करंट हो, सबका एसआई मात्रक एम्पियर ही होता है, चाहे विस्थापन धारा हो या कोई धारा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग यूई और यू भी विद्युत क्षेत्र में हो तो औसत ऊर्जा घनत्व क्या होगा? दोनों में बराबर होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, आपको यह बात पता ही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, ठीक है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है बच्चों, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है। तो एनर्जी जो होता है इसमें भी रहता है और इसमें भी रहता है, और दोनों में बराबर रूप से ऊर्जा जमा रहता है। तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, करा एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विक्षोभ है, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विक्षोभ है वो किसका विक्षोभ है? तो ऑब्वियस सी बात आपको पता है होगा कि ई और बी दोनों वाइब्रेट करते रहता है। करा किसका डिस्टर्बेंस है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सी इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर मेरे बच्चों, 30 नंबर देख लीजिए, 30 का सही आंसर कौन गलत कथन है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है या क्या 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 क्या, देख लीजिए 30 का अगर देखेंगे ना तो इसका सही आंसर सी होगा। कह रहा विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल हर एक माध्यम में समान होता है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम इन ऑल मीडियम। तो ऐसा थोड़ी है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट का देखेंगे तो ग्लास में अलग स्पीड है, पानी में अलग है, तेल के अंदर अलग है, एयर में अलग है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है, ठीक है। चलिए 30 के बाद मेरे बच्चों 31 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है कितना? 0। फेज डिफरेंस 0 होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बीच फेज डिफरेंस हमारा 0 होता है। क्यों? देखिए क्योंकि मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक, में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तो सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू पे आप लोगों को पता होगा कि फेज होता है 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फेज 90 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी फेज 90 डिग्री होगा। या जब मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 60 डिग्री के फेज पर पहुंचेगा, कला पर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा 60 के कला पे पहुंचा। तो बताइए दोनों के बीच कलांतर कितना होगा? 0 डिग्री। कला का अंतर, कलांतर, फेज डिफरेंस। तो इसका यही एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है कि दोनों का फेज सेम होता है, और सेम फेज होगा तो फेज का जो डिफरेंस निकालेंगे वो 0 हो जाएगा, सेम होगा तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। अगला, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर के बिमीय सूत्र का समतुल्य राशि क्या है? किसके बराबर होता है डायमेंशन? तो ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों 32 का देखेंगे तो इसका सही आंसर ये होगा बी स्क्वायर बाई 2 मिनट देख लीजिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर का देख लीजिए या बी स्क्वायर बाई 2 मिनट देख लीजिए, दोनों का तो डायमेंशनल फार्मूला सेम ही हो जाएगा ना एकदम, क्योंकि एक हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊर्जा का घनत्व एनर्जी डेंसिटी और एक हुआ चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का घनत्व डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का बीमा सूत्र क्या है? तो आप लोगों को पता है कि सी स्क्वायर के बराबर होता है 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी ये सी स्क्वायर करो, और सी क्या है? लाइट का स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? एल टी का पावर -1, और इसका स्क्वायर कर लीजिए यानी एल स्क्वायर टी का पावर -2, यानी 33 का सही आंसर ए होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा देता हूं। देखिए ये फॉर्मूला पीछे क्लास में मैंने पढ़ाया था कि सी स्क्वायर जो होता है लाइट का स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड का स्क्वायर, वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। तो सी का तो डायमेंशन सबको पता है मीटर प्रति सेकंड, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो ए हो जाएगा 33 का। 34 देख लीजिए मेरे बच्चों क्या कह रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो सकता है बच्चों? प्रकाश हो सकता है, एक्स किरणें हो सकती है, अवरक्त किरणें हो सकती है, सभी तो ऑब्वियस के बाद सबके सब है, सारा लाइट, एक्सरे, इंफ्रारेड सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगला, एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी किरण की आवृत्तियां इतना 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 हो तब क्या होगा? 35 का, यानी एक्स, गामा और अल्ट्रावायलेट रे का जो फ्रीक्वेंसीज है, यहां वेवलेंथ दिया हुआ है वो भगवान, और वहां आवृत्तियां दी हुई है भगवान, तो उल्टा हो गया पूरा दम ना, है ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 35 का चेक कर लेते हैं। आवृत्तियां ही कर लीजिए, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा गामा रे का होता है, ठीक है। गामा रे का बी है तो बी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एक्सरे का होता है तो उससे कम ए होगा, और उससे कम होगा पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, तो सी होगा। देख लीजिए कौन सही आंसर होगा। बी सबसे बड़ा, उससे छोटा ए,
और ए से भी छोटा सी, तो बी से भी सी। सही है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी कर लीजिए। यहां वेवलेंथ पूछता तो उल्टा हो जाता, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका वेवलेंथ कम होता है। अगला, विद्युत क्षेत्र ई, चुंबकीय क्षेत्र बी एवं तरंग की चाल सी में क्या संबंध है? तो सी बराबर होता है ई बाई बी। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है ना, तो मैंने बताया ना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए किसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, तो यहां ई बाई बी कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पीड के बराबर निकल जाएगा, सी के बराबर। यानी सी बराबर ई बाई बी, या बोल सकते हैं बी बराबर ई बराबर सी बी, जो भी देख लीजिए कौन सा, बी सी। 36 का सही आंसर सी हो जाएगा। हाँ 37 देख लीजिए बच्चों, 37 कह रहा है मेरे बच्चों कि अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। अवरक्त किरणें कौन सा क्षेत्र, किस किस वेव के बीच में अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड जो वेव होता है, किस किस वेव के बीच में आता है? क्योंकि आपने लिस्ट पढ़ा होगा तो पहले गामा होता है, फिर एक्सरे होता है, इस तरह से। तो इंफ्रारेड किसके किसके बीच में है? तो देखिए, एक तो विजिबल लाइट आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे तो विजिबल लाइट अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि विजिबल लाइट होता है और विजिबल लाइट के ऊपर होता है ये इंफ्रारेड, ठीक है। और इसके बीच में देखिए, तो एक तो आप यहां से अंदाजा भी लगा सकते हैं, और नहीं तो देखेंगे 37 का तो सही आंसर एक हो गया सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव और विजिबल लाइट के बीच में। ये बोल सकते हैं माइक्रोवेव और विजिबल लाइट के बीच में। अगर वो लिस्ट याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला तो बता देंगे, नहीं याद होगा तो फिर क्या करेंगे? बादलों के द्वारा कौन सा परावर्तन होता है? तो ये तो आपको पता होगा, रेडियो 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, अवरक्त किरणें, ठीक है। ओजोन लेयर से ये आता है, आयनोस्फीयर से, सॉरी आयन मंडल से रेडियो तरंग आता है, रेडियो वेव। 38 में कह रहा बादलों के द्वारा परिवर्तन होता है, तो 38 का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे चलिए, तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके स्टेटस वगैरह में जरूर लगाइएगा, आपसे आशा भी करता हूं, और इतना तो मैं आशा कर ही सकता हूं बेटा जी। मेहनत करिए, खूब दिल लगा के आगे जाइए, लाइफ में फोड़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।